देखो, तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक बताए थे वो देखो। तो पिछले क्लास में ओहो फोटो बना के बताए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और कुछ रे, हाँ प्रकाश का प्रवर्तन बताए थे ना। ठीक हो ठीक हो, हाँ ठीक है ना। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक चले थे बता दो बुआ। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो इसमें परिभाषा क्या लिखाए थे कि प्रकाश का वैसा प्रवर्तन, कुछ लिखवाए थे रे? परिभाषा में क्या लिखवाए थे, मतलब देख के नहीं बता सकती है। प्रकाश का प्रवर्तन, जब प्रकाश किसी दर्शक वस्तु पर आपतित होती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का प्रवर्तन कहे थे। फोटो बनाए थे, यहाँ हम फोटो जान करके बना कर रखे हैं ताकि समझाने में क्या हो, आसान हो। उसके बाद हम बताए थे कि इसमें आपतित किरण किसको कहते हैं, तो आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी सतह पर जितने भी किरणें आती है, तो यहाँ देखिए ये परावर्तक सतह है, ये क्या है, ये वाला परावर्तक सतह है। तो सतह पर आने वाली किरण, ये किरण आ रहा है, तो इस किरण को आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नहीं बोलती है, हाँ आपतित किरण, सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण। परावर्तित किरण सतह से, देखो आई सतह से टकरा के लौट गया, तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर है परावर्तक सतह तो ये वाला परावर्तक सतह है। रिफ्लेक्टिव प्लेन, वैसा सतह जो प्रकाश को परावर्तित करती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे कल बताए थे आईना, यानी परावर्तक सतह, तो वैसा सतह, ये जो सतह है जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जैसे आईना हम कल दिखा रहे थे, आईना लेंगे और ऐसे देखेंगे तो प्रकाश आएगा फिर लौट के जाएगा, तो परावर्तक सतह कहलाया। आईना क्या कहलाया, परावर्तक सतह कहलाया। तो ये आईना है, प्लेन मिरर है ना, परावर्तक सतह है। फिर है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो बताए थे हम कि प्रकाश जिस बिंदु पर आपतित होती है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए प्रकाश यहाँ से चलकर यहाँ आपतन हुआ, यहाँ पे आया, तो इसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, ओ के द्वारा सूचित किया जाता है आपतन बिंदु को, कोई दिक्कत नहीं। फिर है अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, यानी जब ये आपतन बिंदु हुआ तो इस पे लंब मतलब 90 डिग्री का कोण, सीधा खड़ा इस पे करेंगे, सीधा खड़ा करेंगे, तो सीधा खड़ा यानी 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे खड़ा करेंगे इसको, तो ये अभिलंब कहलाता है। ये वाला क्या कहलाता है, अभिलंब। यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर, लंब का मतलब क्या, सीधा खड़ा, सीधा खड़ा होना चाहिए, तो उसको लंब कहते हैं। जैसे पोल गड़ा हुआ रहता है तो सीधा खड़ा रहता है, वो लंब कहलाता है। 90 डिग्री के कोण रहता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब। और अभिलंब से जब हम प्रकाश अभिलंब से डालेंगे तो अभिलंब पर ही लौट जाएगा, ठीक है। यानी अभिलंब से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अभिलंब से ही लौट जाती है। अभिलंब से ही क्या हो जाती है, लौट जाती है। आगे चल करके समझाएंगे। फिर है आपतन कोण, इसके बाद है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपतित किरण, तो
आपतित किरण ये वाला समझिएगा, आपतित किरण ये वाला और अभिलंब ये वाला। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, यानी इतना बड़ा ये जो कोण बन रहा है इसको आपतन कोण बोलेंगे। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा? आई के द्वारा सूचित किया जाता है। फिर है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तित किरण यानी परावर्तित किरण ये वाला, देखिएगा ध्यान से, दिख रहा है ना जी? परावर्तित किरण ये वाला और अभिलंब के बीच के कोण को यानी इधर वाला कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। इसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद है नोट, एक नोट लिखा है आगे कि पारा यानी Hg और सिंदूर HgS के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। पारा और सिंदूर के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। और अमलगम को, जब अमलगम का लेप पारदर्शी कांच के प्लेट पर चढ़ाया जाता है तो उसे रजतित या कलई कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जो आईना कैसे बनता है, पारदर्शी कांच का टुकड़ा लेते हैं और पारदर्शी कांच के टुकड़ा में रजतित या कलई कर देते हैं। यानी पारदर्शी, जैसे समझिए, लाइए लाइए वो आईना लाइए तो समझिए, ये जो आईना है, इसमें आईना, ये अगर इसको हम निकाल के देखते हैं, निकाल तो नहीं सकते हैं इसको, अगर आईना को निकालेंगे तो ये पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है, यानी आर पार दिखता है इससे। और इसके एक तरफ अमलगम से पेंट कर देते हैं, यानी यहाँ अमलगम से पेंट किया हुआ है। ये जब अमलगम से पेंट कर देते हैं तो उसको रजतित या कलई कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? रजतित या कलई। यानी पारदर्शी कांच का प्लेट है ये, पारदर्शी कांच के प्लेट को एक तरफ से क्या किया, अमलगम का पेंट कर दिए हैं। पेंट करने के रजतित या कलई कहता है। जब पेंट कर दिए तो ये आईना बन गया, है ना? आप भी घर में बना सकते हैं। एक पारदर्शी कांच का प्लेट लीजिए और उसको एक तरफ, एक साइड पारा और HgS सिंदूर के मिश्रण को, यानी अमलगम कहते हैं, अमलगम से पेंट कर दीजिए, देखिए आईना बन जाएगा वो। और उसी को हम परावर्तक सतह बोलेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही आईना है परावर्तक सतह का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, रजतित या कलई कहते हैं। एक बार रिवाइज फिर से, सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु, तो जिस बिंदु, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, है ना? और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण हो गया। फिर यहाँ अमलगम, पारा और सिंदूर के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। अमलगम का लेप जब पारदर्शी कांच के टुकड़ा पर चढ़ाया जाता है तो उसे रजतित या कलई कहते हैं। यहाँ तक नो डाउट। अब आगे है, इसके आगे क्या है कि प्रकाश का प्रवर्तन के नियम, कितने नियम होते हैं। चलिए इसको नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए फटाफट। ठीक, चलिए देखो, हम क्या बोले, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या नियम? दो नियम। कौन कौन? पहला नियम, आपतित किरण, यानी ये वाला देखो, आपतित किरण ये वाला है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, एरो का निशान लगा देंगे। और परावर्तित किरण, तो ये परावर्तित किरण ये वाला है, परावर्तित किरण एरो का निशान लगा देंगे, जाने वाला किरण है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, पर डाला गया, थोड़ा हम हाथ से बना रहे हैं तो टेढ़ा हो जाएगा, आप स्केल से बनाइएगा, है ना? पर डाला गया ये अभिलंब है, अभिलंब से प्रकाश आएगा तो उसी पे लौट जाएगा। तीनों एक ही तल में होते, देखिए तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही जगह है।
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम है आपतन कोण, अच्छा तो ये वाला आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। यानी इधर वाला कोण यदि 40 डिग्री है तो इधर वाला भी कोण कै डिग्री, 40 डिग्री ही कहलाएगा। समझ में आ गया बात। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं इसको, आपतित किरण, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आई बिंदु जो है इसको आपतन बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। और ये आपतन कोण, ये वाला जो बीच वाला कोण है इतना बड़ा, ये आपतन, आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, परावर्तन कोण और ये परावर्तक सतह, परावर्तक सतह मतलब आईना, मिरर है ना, ये परावर्तक सतह है। कोण आई बराबर कोण आर, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। समझ में आ गया होगा बात। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अगर ये 40 तो ये भी 40, यदि 50 तो ये भी 50, यदि 60 तो ये भी 60। कैसे, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोई दिक्कत, समझ में आया, नोट करो इसको वाला देख के हो गया। तो देखो तो अब है कि प्रकाश का परावर्तन 2 तरह से होता है। प्रकाश का परावर्तन पहले 2 नियम, अब 2 तरह से। कौन कौन, एगो नियमित परावर्तन होता है, तो वैसा परावर्तन जो नियम के अनुसार होता है। समझिए, जैसे ये मिरर है, फिगर बना देते हैं, समझ में आ जाएगा, है ना। ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है, तो प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार होगा इसमें। यानी आपतन कोण, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, बीच में डाला गया अभिलंब, ये तो तीनों एक ही तल में होगा नियम के अनुसार से। तो नियम क्या कहता है, यानी कोण आई कोण आर बराबर होगा, इसको नियम के अनुसार कहेंगे। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये बीच में डाला गया अभिलंब, कोण आई बराबर कोण आर, नियम के अनुसार इसी को कहेंगे कोण आई बराबर कोण आर। ये नियम के अनुसार हुआ। यानी 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, ये 60 डिग्री ये वाला कोण तो ये भी 60 डिग्री का कोण, परावर्तन के नियम से, है ना। तो इसी को बोलते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन। वैसा परावर्तन जो नियम के अनुसार होता है उसे नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अनियमित कैसे होगा, जैसे देखो दर्पण है, टेढ़ा दर्पण रहेगा, ऐसे ऐसे दर्पण रहेगा, ऐसे मान लीजिए इस पे कांच का टुकड़ा, पारदर्शी प्लेट ऐसे है, इस पे रजतित या कलई कर दिए। अब इस पे जब प्रकाश आएगा तो ऐसे आएगा, है ऐसे आएगा, ऐसे लौट जाएगा। अब बीच में अभिलंब डालेंगे तो ई कोण आई और ई कोण आर, तो ई कोण 40 डिग्री ई कोण 60 डिग्री हो जाएगा। देखो बड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। तो जिसमें कोण आई बराबर कोण आर नहीं होगा उसको अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। समझ में आया। ये नियमित प्रकाश का परावर्तन और ये अनियमित प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि इसमें कोण आई बराबर कोण आर नहीं हुआ। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही ताल में है, लेकिन कोण आई बराबर कोण आर नहीं है। ये छोटा कोण, ये बड़ा कोण जने तने फैल जाएगा, तो उसको अनियमित परावर्तन कहेंगे। तो लिख देते हैं दूसरा, यहाँ पे दूसरा
अनियमित अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इसका परिभाषा होगा कि प्रकाश का वैसा परावर्तन, यानी लिख देते हैं कि प्रकाश का वैसा परावर्तन, प्रकाश का वैसा परावर्तन जो नियम के अनुसार, ऐसे नियम के अनुसार नहीं होता है, या फिर जो नियम को पालन नहीं करता है, जो नियम का पालन नहीं करता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर नहीं होता है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन, कुछ लिख दीजिए, ऐसे लिखा है परावर्तन, अनियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आया होगा? जो प्रकाश का परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम क्या कह देंगे? अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन का फिगर यहाँ बना लीजिए, इसके नीचे ये नियमित परावर्तन हुआ, इसको आप लिख देंगे ऐसे, नियमित परावर्तन। ये नियमित परावर्तन हुआ, इसमें कोण आई बराबर कोण आर है। अब मान लो परावर्तक सतह ऐसा रहेगा, समझिए टेढ़ा रहेगा ऐसे, तो आपतित किरण अन्य भाग जाएगा परावर्तित किरण, और बीच में डाला गया अभिलंब ऐसे, ओहो अभिलंब का मतलब 90 डिग्री, बीच में डाला गया अभिलंब, आप लोग स्केल से बनाइएगा तो सीधा बनेगा। तो ये कोण आई और ये वाला कोण आर बराबर नहीं होगा। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये बीच में अभिलंब है, ये परावर्तक सतह टेढ़ा है, इसलिए इसमें नियम के अनुसार परावर्तन नहीं होगा, नियम के अनुसार परावर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ आ जाएगा प्रकाश, अगर यहाँ डालेंगे इसे, देखो है आपतित, तो भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, नहीं जैसे तैसे हो जाएगा। तो इसमें कोण आई बराबर कोण आर नहीं होगा, काट देंगे, बराबर करके काट देंगे कि कोण आई बराबर कोण आर नहीं होगा, तो ये अनियमित परावर्तन हो गया। इसको लिख देंगे कैसा परावर्तन जी? अनियमित परावर्तन। समझ में आ गया होगा? अनियमित परावर्तन। अब है माध्यम बताए थे कि माध्यम जिसमें प्रकाश चल सके उसे हम माध्यम कहते हैं। इसके बाद आता है प्रकाशीय माध्यम, इसको नोट कीजिए फटाफट आप लोग। इसके बाद प्रकाशीय माध्यम, देखिए इसके बाद है प्रकाशीय माध्यम। अब बोलते चलते हैं, लिखते चलते हैं, समझाते भी चलेंगे। ऐसे हम लिख देते तो ज़्यादा बेहतर रहता है ना, लिखा तो समय कम लगता है, नहीं लिख देंगे तब इसको चालू करेंगे, है ना, लिख देंगे तब ज़्यादा बेहतर रहेगा, इससे ज़्यादा। अब देखिए प्रकाशीय माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश गमन करती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। जैसे प्रकाशीय माध्यम कह देते हैं, जैसे में प्रकाशीय माध्यम हवा में प्रकाश चलता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। जल में प्रकाश चलता है, जल भी प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। कांच में प्रकाश चलता है, कांच भी प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। हीरा में प्रकाश चला जाता है, चलता है, उसमें भी प्रवेश कर जाता है, तो उसको भी हम प्रकाशीय माध्यम बोलेंगे। अब प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक समदैशिक माध्यम और एक विषमदैशिक माध्यम। समदैशिक माध्यम आइसोट्रॉपिक मीडियम, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल हमेशा समान रहती है उसे समदैशिक माध्यम कहते हैं। यानी जैसे वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल समान एकदम आराम से जैते रहेगा, एक ही चाल में, कोई चेंजिंग नहीं। जैसे देखते हैं हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो रोड अगर एकदम चिकना रहता है तो एक समान में एक मरते एक्सीलेटर पकड़ लेते हैं, आराम से जैते रहता है एक चाल में, कोई न रुकते हैं न बढ़ते हैं, है न।
तो इसको समदैशिक बोल देंगे, यानी समान चाल से चलते रहेंगे। और विषमदैशिक माध्यम में वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल हमेशा बदलते रहता है उसे विषमदैशिक माध्यम कहते हैं। जैसे अगर रोड खराब रहेगा, उड्ढा गड्ढा, तो कभी तेज कीजिएगा, कभी स्लो कीजिएगा, कभी तेज कीजिएगा, कभी स्लो कीजिएगा, कीजिए कि नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? विषमदैशिक माध्यम। तो प्रकाश जिसमें जिसमें प्रकाश एक समान चलते रहे, जैसे हवा में एक समान चलेगा, कहीं नहीं रुकावट है, आराम से आ जाएगा। हवा में हो गया, जल में हो गया, कांच में हो गया, इस सब में क्या है? एक समान चलते रहेगा। अब बदलेगा किस में? तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल हमेशा बदलते रहता है उसे विषमदैशिक माध्यम कहते हैं। जैसे क्रिस्टल टूरमेलिन, ये जो है कांच का रेशा से बने पदार्थ होता है। इसमें जब प्रकाश आएगा, ऐसे देखिए, यहाँ से आया, इसमें टकराएगा, धीरे चलेगा, फिर स्पीड होगा, फिर टकराएगा, फिर धीरे हो जाएगा, फिर स्पीड होगा, फिर टकराएगा, धीरे हो जाएगा। ऐसे ही पार करते करते इसको कभी तेज गति, कभी कम गति, कभी तेज गति, कभी कम गति, तो इसके बोलते हैं विषमदैशिक माध्यम। प्रकाश आएगा, बाहर निकलते निकलते इसको बहुत समय लगेगा, क्योंकि इस समय टकराएगा, स्लो होगा, फिर तेज भागेगा, फिर टकराएगा, फिर तेज। ये तो होता है कांच का रेशा से बनल रहता है, कांच ही होता है, लेकिन ये कांच के रेशा से बने पदार्थ को क्रिस्टल टूरमेलिन कहते हैं। कांच के रेशा से बने पदार्थ को क्रिस्टल टूरमेलिन कहते हैं, जो कि विषमदैशिक माध्यम है। इसमें प्रकाश हमेशा समान चाल से नहीं चलता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। और जिनको दिक्कत होता है बाबू, ऑनलाइन ये वीडियो वाला क्लास में कितना समझाएंगे, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में जो कि सामने में पढ़ते हैं उसको ज़्यादा समझ में आता होगा, है ना। इसको देखिए, अभी आप समझो। देखो अब क्या कहता है कि कणों के आधार पर माध्यम दो प्रकार के होते हैं। माध्यम दो प्रकार के होते हैं। इसके पहले होता है प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। अब है कणों के आधार पर माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कणों के आधार पर माध्यम कितने प्रकार के? दो प्रकार के। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो समांगी माध्यम, होमोजेनियस मीडियम, तो वैसा माध्यम जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के कण समान रूप से मिले होते हैं, यानी पता नहीं चलता है, समान रूप से मिले होते हैं, उसे सममांगी माध्यम कहते हैं। जैसे चीनी और जल का मिश्रण, चीनी और पानी मिला दीजिएगा, एकदम समान रूप से मिल जाएगा, इसको सममांगी माध्यम कहेंगे। नमक और जल का मिश्रण मिला दीजिए, पता नहीं चलेगा, एकदम बराबर रूप से मिल जाता है। ऐसा है कि चीनी और पानी मिलाते हैं तो पीते हैं तो कभी मीठा, कभी पानी ऐसा, कभी मीठा, ऐसा नहीं लगता है, पूरा मीठा लगता है। इससे पता चलता है कि चीनी और पानी के जो कण हैं एक दूसरे में समान रूप से मिले होते हैं, उसे सममांगी माध्यम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो चीनी और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण, ये सममांगी माध्यम कहलाएगा। फिर है दूसरा विषममांगी माध्यम, नॉन होमोजेनियस मीडियम, वैसा पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के कण समान रूप से नहीं मिले होते हैं, उसे विषममांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जल और बालू का मिश्रण, जल में बालू मिलाइएगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा जी? गिलास में एक गिलास जल लीजिए, थोड़ा सा बालू दीजिए, घोरिए, बहुत देर तक एकदम मिलवे नहीं करेगा, वो घुलेगा नहीं, घुलेगा, तो विषममांगी माध्यम कहलाएगा। और भी आप ले सकते हैं, है ना। फिर है आगे चल करके छाया। छाया किसको कहता है? शैडो। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर पड़ती है तो अंधेरे वाले भाग को छाया कहते हैं। जैसे समझिए, हम अपारदर्शक वस्तु हैं, हम पे प्रकाश पड़ रहा है, ऐसे देखिए तो पीछे अंधेरे वाले भाग को छाया कहते हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अपारदर्शक वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो अंधेरे वाले भाग को छाया कहते हैं। तो ये लिखें, जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है तो अंधेरे वाले भाग को छाया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे के क्लास में दर्पण पढ़ेंगे। आगे के क्लास में दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण का क्या क्या नियम होता है, सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। देखिए, जान करके हम पहले लिख देते हैं ताकि आपका वीडियो थोड़ा छोटा बने,
और थोड़ा बहुत समझने में कठिनाई होती होगी क्योंकि आप लोग दूर बैठे हैं और हम दूर बैठे हैं। ऐसे हम पूरा लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, A to Z लिख देते हैं, एक एक बात को जो हम समझाना चाहते हैं वो लिख देते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आप समझ में नहीं आएगा फिर बोलिएगा, फिर हम डिटेल्स और बताएंगे। ऐसे लिखने में समय ज़्यादा लग जाएगा, लिखने में ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम इसको लिख के पहले ही से रख देते हैं और आपको समझा देते हैं। बात समझ में आ गया होगा, रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। इतना आगे दर्पण पढ़ेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए।